नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस और इस बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कार्यपालिका, और इसके पूरे चैप्टर के नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर क्लास 11th के बच्चों के एग्जाम के लिए इस पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका, इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वीडियोस बनाए जा चुके हैं और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ चुके हैं। यदि आप अपने एग्जाम के अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इन सभी चैप्टर को पहले देखना होगा। यदि आप डायरेक्टली चैप्टर 4 को देखोगे तो शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पहले देखना पड़ेगा ताकि आपको आगे के चैप्टर सही तरीके से समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 को, कार्यपालिका को। कार्यपालिका शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, भारत में संसदनात्मक कार्यपालिका क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है, नौकरशाही क्या है, कार्यपालिका के कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं कार्यपालिका के, कार्यपालिका किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन शामिल होता है कार्यपालिका के अंदर। क्योंकि हमें ये तो बात पता है, आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि हमारी जो सरकार है ना, हमारे जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। पहला तो विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। वहीं पे अब हम कार्यपालिका के भी 3 अंगों के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल के काम क्या होता है, राज्यपाल कितने दिनों तक काम करता है, भारत के अंदर कुल कितने राज्यपाल भी हैं ये भी हमें जानना जरूरी है, और भारत में 6 साल का कार्यकाल किसका होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है, अगर कोई राज्यपाल बनता है किसी राज्य का तो उसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है। तो ये सारे कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा पूछ रहा है कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका यह सरकार के 3 मुख्य अंगों में से एक है। मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे सरकार का मुख्य रूप से 3 अंग होता है। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों से जो दूसरा अंग है ना कार्यपालिका, उसके बारे में हम बात करेंगे। कार्यपालिका सरकार के मुख्य अंगों में से एक है जो कि न केवल भारत जैसे देशों के लिए नीति व्यवस्था को बनाए रखने, कानून को लागू करवाना, बल्कि अन्य विविधताओं वाले देशों के लिए भी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि यह कार्यपालिका जो है वो हमारे देश के अंदर जितने भी नियम हैं, जितने भी संविधान के अनुच्छेद हैं, जितने भी कानून हैं, उनको बनाए रखने में, उनको लागू करवाने में हमारे भारत के संविधान का मदद करता है। और इसके अलावा ये सिर्फ बात भारत की नहीं हो रही है, ठीक है, भारत भी विविधताओं का देश है, लेकिन और भी जो देश हैं जो विविधताओं से भरे हुए हैं, उनके देशों के लिए भी यह इस प्रकार के नियम कानून को ढांचा बनाने में काफी मदद करता है। कार्यपालिका का कार्य है कि विधायिका जो होता है, जो जैसे कि मैंने अभी सरकार के 3 अंगों के बारे में आपको बताया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। याद रखिएगा, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी नियम बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, ये सभी बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का है। और विधायिका द्वारा बनाए गए जितने भी कानून होते हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करवाने का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका करता है। साथ ही साथ प्रशासन व्यवस्था के कल्याण के लिए भी काम करता है। हमारे यहाँ का जो पुलिस बल है ना, हमारे यहाँ की जो पुलिस बल जो शांति बनाए रखता है, ये सब कहीं ना कहीं कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। ये सारे कार्य जो है, संविधान के नियमों को लागू करना, समाज में शांति बनाए रखना, ढांचा तैयार करना विविधताओं वाले देशों के लिए, विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को जमीनी स्तर पर लागू करना, तो ये सारे काम जो है ना, ये सारे काम कार्यपालिका के ही होते हैं। हम बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। अगर कार्यपालिका के बारे में आपको समझ में आ चुका है तो आइए हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार के कार्यपालिका होते हैं। तो देखिए,
सरकार के मुख्य रूप से 3 अंगों में इसे बाँटा गया है, मतलब कार्यपालिका को भी 3 अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। पहला तो है संसदीय कार्यपालिका जो नंबर 1 पे आता है। दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पे आता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखिए ये 3 प्रकार की कार्यपालिका है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तीनों कार्यपालिका हमारे भारत देश के अंदर ही काम करता है, नहीं। ये एक कार्यपालिका के प्रकार हैं, मतलब इतने कार्यपालिका होते हैं जो अलग अलग देशों में भी काम करते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तो होगा। तो उनके अंदर के जो कार्यपालिका है ना, वो 3 भागों में बांटा गया है। कोई ऐसा भी देश है जो संसदीय कार्यपालिका को फॉलो करता है, कुछ ऐसे देश हैं जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को फॉलो करता है, कुछ ऐसे देश हैं जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को फॉलो करता है। तो ये कौन कौन से देश हैं जो इन प्रकार के कार्यपालिका को फॉलो करता है, ये तो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। साथ ही साथ पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भारतीय सदनात्मक कार्यपालिका क्या है। मतलब कि भारतीय सदनात्मक, भारत के अंदर जो ये सदनात्मक कार्यपालिका का उपयोग होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, मतलब कुछ खास इसका मैटर नहीं होता, ये कुछ खास तरह के कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होता, या कुछ बहुत बड़ा वैल्यू भी नहीं होता। तो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो देखिए हमारे भारत के अंदर संसनात्मक कार्यपालिका में 2 प्रकार के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। पहला तो है नाम मात्र का कार्यपालिका, दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। अब हम नाम मात्र कार्यपालिका को भी समझेंगे और वास्तविक कार्यपालिका को भी समझेंगे। सबसे पहले आइए हम नाम मात्र के कार्यपालिका को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, नाम मात्र के कार्यपालिका का काम क्या है, क्यों इसे बनाया गया है। नाम मात्र की कार्यपालिका पिछले बार के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था 2 नंबर में, इसीलिए इसे आप काफी ध्यान से पढ़िएगा। इस कार्यपालिका व्यवस्था में सीधे तौर पर राष्ट्रपति को माना जाता है। मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर जो सुप्रीमो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि देश का प्रथम नागरिक भी होता है। हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। राष्ट्रपति के पास निर्वाचन और शक्ति जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अधिकार होता है, तो निर्वाचन मतलब कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जितनी भी पावर्स होते हैं वो उनके पास होता है, और भी कई प्रकार की शक्तियां इनके पास होते हैं। ये हमारा नाम मात्र का कार्यपालिका है। अब निर्वाचन की अगर हम बात कर ले तो 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए, 5 इयर्स के लिए इन्हें चुना जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता की सीधी भागीदारी इसके अंतर्गत नहीं होता। अगर हम इनके निर्वाचन की बात करें नाम मात्र के कार्यपालिका का, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता की भागीदारी इसमें सीधी नहीं होती। तीसरा पॉइंट है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से इनको चुना जाता है। और चौथा है अगर हटाना है आपको इनको इनके पद से, तो आपको महाभियोग के आधार पर ये हटा सकते हैं। अगर आप किसी भी देश के, खासकर हम भारत की बात कर रहे हो, अगर वहां के प्रेसिडेंट को यदि आप उनके पद से हटाना चाहते हैं तो उनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसे कार्यों को आपको करना पड़ेगा। और इनके चुनाव की जो प्रणाली होती है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के रूप में निर्वाचन होता है। तो ये नाम मात्र के कार्यपालिका के बारे में था। अब हम नाम मात्र के कार्यपालिका, जिसे हम सीधे तौर पर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, इनके शक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि इनके पास पावर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी शक्तियों का ये इनके पास उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये कार्यकारी, कार्यकारी का मतलब होता है कार्यपालिका से जुड़े हुए जितने भी कार्यों की शक्ति होती है वो इनके अंतर्गत होती है। ये उन सभी को मतलब देख सकते हैं, खोज सकते हैं, उसको निरस्त भी कर सकते हैं। दूसरे पावर के अंदर हम बात करेंगे जो है विधायी, विधायिका से जुड़े हुए पावर्स भी इनके अंदर होता है। किसके अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर। तीसरा है कानून से जुड़ी हुई शक्ति इनके पास होती है। और सबसे जो वीवीआई पॉइंट्स है हमारे देश के प्रेसिडेंट के अंदर पावर की अगर बात कर ले तो वो आपातकालीन की पावर है, इमरजेंसी का पावर है। अगर किसी राज्य में सही तरीके से सरकार काम नहीं कर रहा है या सरकार किसी भी प्रकार के करप्शन में पाया जाता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट क्या करेंगे, राज्यपाल की मदद से उस राज्य में आपातकाल लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। इसके अलावा विशेषाधिकार है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर्स हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, जो उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने के बाद
प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा नाम मात्र कार्यपालिका के बारे में था। अब हम वास्तविक कार्यपालिका के बारे में देखेंगे कि वास्तविक कार्यपालिका क्या होता है। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कार्यपालिका जो कि वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ समझाती है, मतलब मेन जो काम है ना कार्यपालिका का, वो वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करने में कार्य करती है। जैसे आईपीएस, आईएएस, पुलिस, ये सारे काम क्या करते हैं? ये वही काम करते हैं कि हमारे समाज में शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, सारे नियमों कानूनों को लागू करवाने में मदद करते हैं। यह प्रधानमंत्री सहित, यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, थोड़ा सा मिस स्पेलिंग है, और मंत्री परिषद को माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, ये वास्तविक कार्यपालिका का अगर मेन पावर किसी के हाथ में है तो वो उस देश के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आता है, और यह उस देश के अंदर संगठन में रोजाना लागू होने वाले नियम कानूनों को कार्य में लेता है। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद भी होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका के अंदर, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में समझाया था कि यहाँ पे जो नाम मात्र कार्यपालिका था उसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन हम वास्तविक कार्यपालिका की अगर बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री तो मुख्य होते ही हैं, साथ में साथ इनके मंत्री परिषद, जितने भी मंत्री होते हैं केंद्र के अंदर, वो सभी भी आते हैं। तो पहला पॉइंट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। ये तो हम सभी को पता है कि जितने ज्यादा सांसदों के माध्यम से ये चुने जाते हैं, इसीलिए इसे हम बहुमत दल का नेता भी कहते हैं। दूसरा है शक्ति मंत्रालय का आवंटन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी कार्य जो है वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है मंत्री परिषद पर नियंत्रण भी करता है। वास्तविक कार्यपालिका क्या करता है? जितने भी मंत्रियों का वो निर्माण करते हैं उन पे नियंत्रण भी रखते हैं, किस मंत्री से कौन से कार्य को करवाना है और कौन सा मंत्री सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, ये मंत्री परिषद पर नियंत्रण के अंतर्गत आता है। लोकसभा का नेतृत्व भी करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व करना भी एक वीवीआई पॉइंट है। आपको पता है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी लोकसभा में बैठते हैं और वहां पे नियंत्रण करते हैं। मीडिया तक पहुंच होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र नेतृत्व करते हैं। किसी भी अगर इंटरनेशनल मीटिंग होता है तो उसमें प्रधानमंत्री अपने देश को जाके प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अधिकारी नियामत पर आधिपत्य होता है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के व्यक्ति होते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, और भी बहुत सारे हैं, उन सभी पर इनका आधिपत्य होता है, उन सभी को ये कंट्रोल करते हैं। कौन? वास्तविक कार्यपालिका, या फिर आप प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जान सकते हैं। हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में, जो कि वीवीआई पॉइंट्स है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसमें अस्थायी कार्यपालिका आता है, राजनीतिक कार्यपालिका आता है, जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका को हम कार्यपालिका में पहले नंबर पे अस्थायी कार्यपालिका आता है, जिसका दूसरा नाम हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो ये दो प्रकार के कार्यपालिका होते हैं। पहला पॉइंट है अस्थायी कार्यपालिका, तो इसे समझ लेते हैं कि अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है, जिसका दूसरा नाम मैंने क्या समझाया है? राजनीतिक कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को हम ही राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद आते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद, यही सब किसमें आते हैं? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका को ही हम राजनीतिक कार्यपालिका के भी नाम से जानते हैं, जिसमें पहले नंबर पे तो प्रेसिडेंट आते हैं और दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उन सभी को भी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट था, अस्थायी कार्यपालिका, जो कि कार्यपालिका के प्रकार के अंतर है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है? तो सरकार का वह अंग जो उत्तरदायी होते हैं किन कामों के लिए, मतलब सरकार का ही अंग है। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो फिलहाल हम नंबर 2 अर्थात कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। और कार्यपालिका किस बात के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है? तो नियम कायदों को लागू करवाना मेन काम जो है कार्यपालिका का, वो है नियम कानूनों को लागू करवाना। प्रशासन का काम करना कार्यपालिका कहलाता है।
अब समझ गए होंगे आप कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। जितने भी नियम कानून है जो सांसद और विधायकों ने मिलकर बनाया है, उसे लागू करवाने का काम किसका है? अस्थायी कार्यपालिका का। और रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। डेली हमारे समाज में शांति बना रहे हुए इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका काम है हमारे समाज के अंदर शांति को बहाल करके रखना। और ये सब जो है वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जिसमें कौन आते हैं? नौकरशाही और सिविल सेवक आते हैं। नौकरशाही और सिविल सेवक का मतलब होता है वही आईएएस, आईपीएस, मतलब सरकार के कार्यपालिका के वो बड़े बड़े ऑफिसर जो इन नियम कानून को प्रतिदिन के रूप में हमारे समाज में लागू करवाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कार्यपालिका के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका। एक तो ये हो गया, इसमें क्या होता है? सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर कार्यपालिका कार्य करता है। दूसरा है व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका काम करता है। अब इन दोनों पॉइंटों को भी समझना काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या है? सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका। तो आइए इसे समझते हैं कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो कार्यपालिका होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, हमारे पास पॉइंट्स में इसके जवाब को लिखा गया है। ए जो है वो है संसदात्मक। तो इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट है सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इस बात को तो आप बिल्कुल दिमाग में रट्टा मार लीजिए, एक नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो पहले संसदात्मक होता है, फिर अर्ध अध्यक्षात्मक होता है, और यही दोनों इसके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो संसदात्मक में क्या होता है कि सरकार का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, जो सुप्रीमो होता है, वो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरा, वह विधायकों में बहुमत दल का नेता होता है, मतलब जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, और जिन नेता को सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि चुनते हैं वही उस देश के मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। हर बात की जवाबदेही जो है वो उनको विधायिका को देना पड़ेगा। विधायिका उनसे प्रश्न करेगा तो विधायिका के प्रश्नों को जवाब देने का कार्य पीएम को करना पड़ेगा, पीएम उनको जवाब देंगे। तो ये तो पहला ए पॉइंट में। अब दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसे हम बी में रखे हैं। तो इसमें होता है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये दोनों एक एक नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। और तीसरा पॉइंट है इसी में, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? उसके जो मंत्री होते हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री होते हैं, जो उनको वोट देके, जो जनप्रतिनिधि उनको वोट देके बहुमत दल का नेता बनाया है और सरकार का प्रमुख बनाया है, जिनको उनको प्रधानमंत्री के पद पे बिठाया है, वो प्रतिनिधि को वो जवाब देंगे। प्रतिनिधि जो है वो अगर किसी प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्य है कि वो उनके प्रश्नों का जवाब दें। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बात करेंगे जो है व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। ऑलरेडी हमने यहां पे बात किया था सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका के प्रकार, जबकि मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका के यहाँ पे दो प्रकार हैं। पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित और दूसरा है व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। तो सामूहिक वाले में आपने इन दोनों पॉइंटों को देख लिया। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित हमारा जो कार्यपालिका है वो कैसा होता है। तो इसमें देखिए, इसमें अध्यक्षात्मक होते हैं। आपको यहाँ पे मैं ऊपर के स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजों को बताया था। एक तो था हमारा संसदीय कार्यपालिका, एक था अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और दूसरा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बारे में हम नीचे डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर पॉइंट्स था तो उन्हें समझना भी जरूरी था। तो अब हम व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो कार्यपालिका है जिसमें अध्यक्षात्मक पॉइंट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। वीवीआई पॉइंट्स एक नंबर के लिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, लेकिन कहां? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अंतर्गत। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक है तो वहां राष्ट्रपति ही राज्य का भी और सरकार का दोनों का प्रमुख, दोनों का हेड, दोनों का सुप्रीमो होता है। कौन? प्रेसिडेंट। दूसरा है राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं, डायरेक्टली जनता ही यहाँ के राष्ट्रपति को चुनती है। ये अध्यक्षात्मक के अंतर्गत
आता है। हम बात करेंगे कार्यपालिका का अर्थ क्या है, कार्यपालिका के अर्थ क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है, सरकार के उस अंग को कहते हैं कार्यपालिका जो कायदे कानूनों के संगठन में रोजाना लागू करते हैं। मतलब डेली जो है वो नियम कानून को बनाने का हालांकि कार्य तो विधायिका का होता है, लेकिन उस बनाए गए कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका करता है। तो ये कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। और दूसरा है, सरकार का वह अंग जो नियम कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जितने भी नियम, जितने भी कानून विधायकों द्वारा बनाया जाता है, उसे लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का होता है, और यही कार्यपालिका भी कहलाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कार्यपालिका में क्या होता है। तीसरे पॉइंट में ध्यान से देखिए, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सुप्रीम राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, नहीं, इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इन सभी को मिला के तब इस ढांचा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका आपको मैंने ऊपर यहाँ पे देखिए बताया था। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थाई नहीं माना जाता, अस्थाई माना जाता है। यहाँ पे आपको याद होगा कार्यपालिका के जब प्रकार मैंने बढ़ाया था तो यहाँ पे बताया था राजनीतिक कार्यपालिका, और यही अस्थाई होता है क्योंकि ये अस्थाई रूप से काम नहीं करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है, ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब सरकार के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनके लिए उत्तरदायी राजनीतिक कार्यपालिका ही होता है। और राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, अस्थाई तो नहीं होते, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होता है वो अस्थाई होता है, वो अस्थाई नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए जितने भी निर्वाचित होते हैं वो अस्थाई होते हैं। इसके अलावा अस्थाई कार्यपालिका में अब बात करेंगे। पहले तो हमने राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात किया था जो अस्थाई था, लेकिन अस्थाई कार्यपालिका की अगर बात होगी तो जो लोग, ऐसे व्यक्ति जो रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं, तो वही तो आईएएस और आईपीएस ही तो होते हैं, जो सिविल सेवा के लोग होते हैं, जो नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। तो अस्थाई कार्यपालिका में जो रोज रोज के प्रशासन को लागू करता है, नीति नियमों को लागू करता है, कानूनों को बनाता है, तो ये सारे लोगों को हम अस्थाई कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक आईपीएस ऑफिसर होता है, जो क्या करता है, अपने उस जिले के अंतर्गत आने वाले सामाजिक सभी लोगों के लिए कानूनों को सुचारू रूप से चलाना, शांति व्यवस्था कायम करना, शांति बहाल करना, किसी लड़ाई झगड़े को रोकना, किसी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने जैसे कार्यों को अस्थाई कार्यपालिका ही करता है। अगला पॉइंट इसी में हमारा, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मैंने अभी आपको क्या बताया, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है यही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। कौन, राष्ट्रपति। तो अमेरिका में तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वही प्रमुख होता है। क्या वहां पे प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं होते हैं। तो वहां पे जनता जो है ना डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुन के वोट देता है और राष्ट्रपति को ही वो वहां के सुप्रीमो बनाते हैं। और अर्ध अध्यक्षात्मक, जैसे हमारे भारत की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, राज्य का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये हमारे भारत देश के अंदर है। लेकिन जैसे ही अध्यक्षात्मक की बात करेंगे तो ये अमेरिका की तरफ बढ़ जाएंगे, पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ जाएंगे। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होता है। मतलब सुप्रीमो एक देश का, एक सरकार का, एक राज्य का, विधायिका का, कार्यपालिका का, ये कौन होता है, तो ये वहां का प्रेसिडेंट होता है, वहां का राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र दोनों है, जिसमें महारानी जो होती है, वहां की जो क्वीन है, जो रानी है, वो प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। मतलब सबका सुप्रीमो कहीं ना कहीं वहां की महारानी को ही माना जाता है। कहाँ, कनाडा में संसदीय लोकतंत्र तो है, साथ ही साथ वहां पे संवैधानिक राजतंत्र भी है। मतलब वहां की जो रानी है उसको भी वहां पे प्रधानता दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। कहां पे, फ्रांस में। याद रखिएगा मैं यहाँ पे देशों का नाम बोल रहा हूं जैसे कि आपको
बताना होगा। ये सब ऐसे प्रश्न है ना जो बहुत ही सिविल सेवा के क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं, आईएएस आईपीएस के रैंक के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह से के जो एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं मुझे कि अर्ध अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली किस देश के अंदर है? तो आप बताएंगे हमारे भारत देश के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दूसरी तरफ अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्षात्मक, जैसा कि यहाँ पे ऊपर में मैंने आपको बताया था कि अध्यक्षात्मक कहाँ का है, तो अध्यक्षात्मक में आप बताओगे अध्यक्षात्मक जो है वो अमेरिका जैसे देशों में है, जहां पे राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है, मतलब वहां पे प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होते हैं। तो अब हम फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात अगर कर रहे हैं तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से में है, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो यहाँ पे होता है, उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि हमारे भारत देश के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं और उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, अर्थात उनको जनता डायरेक्टली वोट नहीं देती। इसके अलावा उनको अगर उनके पद से हटाना है, उनको अगर उनके जगह से कुर्सी से उतारना है, तो आप ऐसे नॉर्मली मतलब जाके किसी को हटाने जैसे हटा देते हैं वैसे नहीं हटा सकते। उसके लिए वहां पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है और एक देश के, खासकर हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट को अगर आपको उनकी कुर्सी से हटाना है तो आपको महाभियोग वाली प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम 9 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहता है जापान में संसदीय व्यवस्था है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन जिसमें राजा जो है वो देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। कहने का मतलब देखिए, जापान में संसदीय व्यवस्था तो है, लेकिन हमने तो यही समझा है कि संसदीय व्यवस्था का मतलब तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें क्या है, राजा देश और प्रधानमंत्री, मतलब वहां का जो राजा है वो देश के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर और सरकार दोनों का प्रधान होता है। जैसे हमारे देश में सरकार का प्रधान कौन है, भारत देश में अगर हम सरकार की प्रधान की बात करें तो वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य के प्रधान की अगर बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं। वैसे ही जापान में संसदीय व्यवस्था तो है, लेकिन इसके अलावा वहां के प्रधानमंत्री और सरकार का प्रधान जो है वो वहां का राजा होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है इटली में एक संसदीय व्यवस्था है। देखिए, ये सब ऑलरेडी हमने ऊपर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया था, आपको शायद याद होगा। ये अगर आप ऐसे नोट नहीं कर पा रहे तो आप कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। संसदीय कार्यपालिका बताया था, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका बताया था, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका बताया था, और मैंने बताया था कि आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तीनों कहीं हमारे भारत देश के अंदर ही तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये तीनों को लेके नहीं चल सकते क्योंकि संसदीय कार्यपालिका अलग है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अलग है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अलग है। ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग रूप से काम करते हैं और अलग अलग देश ने इसे अडॉप्ट किया है। मतलब कुछ अमेरिका ने रखा है, कुछ भारत ने रखा है, कुछ जापान ने रखा है, कुछ कनाडा ने रखा है, कुछ फ्रांस ने रखा है। सबकी अपनी अपनी बातें हो रही है। वहीं पे हम अगर इटली की बात करें तो यहाँ पे एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, मतलब हेड होता है, सुप्रीमो होता है। जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है, देश का, एक कंट्री का, कहां पे, इटली में राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रधान है, मतलब कि सुप्रीमो है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जैसे कि हमारे भारत देश में इसका एक पॉइंट मिल रहा है कि सरकार का जो प्रधान होता है वो हमारे देश में भी तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम राज्य के प्रधान की बात करें तो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। तो थोड़े थोड़े से पॉइंट्स में आपको अंतर मिलेंगे, बाकी कुछ खास अंतर नहीं है। और किसी भी कार्यपालिका के प्रकार में हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि हर एक देश जो है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने जिस प्रकार के कार्यपालिका को अडॉप्ट किया है, अपनाया है, तो बहुत ही सोच विचार के अपनाया है। क्योंकि हम ऐसे ही किसी कार्यपालिका को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज को अडॉप्ट करने के लिए हमें वहां के जनता के विचार को जानना जरूरी है, हमारे भौगोलिक क्षेत्र को जानना है जरूरी है, हमारे जनसंख्या को जानना जरूरी है, हमारे रिसोर्सेस को जानना जरूरी है, हमारी गतिविधियों को जानना जरूरी है, हमारा एक देश के साथ दूसरे देश का कैसा संबंध है, कितने दुश्मन देश हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब जाके कार्यपालिका के इस प्रकारों को
एडॉप्ट किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा 11th पॉइंट कहता है रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ठीक है, बढ़िया है, ये तो ऑलरेडी हमने शीत युद्ध के दौर से ही पढ़ते आए हैं। जब से शीत युद्ध का दौर हुआ, खत्म हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, पता है हमें कि रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति जो होता है, जैसे पुतिन की ही बात कर लो, आपको पता है रूस के जो सुप्रीमो है वो व्लादिमीर पुतिन है, वो देश का प्रधान है। राष्ट्रपति ही देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अर्थात रूस के अंदर प्राइम मिनिस्टर को किसने नियुक्त किया है, किसने बनाया है? तो वो व्लादिमीर पुतिन ने बनाया है, जो उस देश के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट है। और सारे सुप्रीमो पावर, जितने भी हाई क्वालिटी के पावर्स होते हैं, वो किसके पास है? तो रूस के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम ज्यादातर ना दूसरे देशों के बारे में ही बात कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये अभी आपके अगर मान लो कि 11th-12th में नहीं पूछा जाए, कॉलेज में नहीं पूछा जाए, अगर आप किसी प्रकार के सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की सोच रखते हैं, तो आपको वहां पे ये सब चीजें पूछी जा सकती है, क्योंकि सब बहुत ही कॉमन चीजें हैं कि अमेरिका में किस प्रकार के कार्यपालिका हैं, कनाडा में किस प्रकार के कार्यपालिका है, फ्रांस में, जापान में, इटली में, रूस में। अब लास्ट ऑफ पॉइंट जो है वो हमारा कहता है जर्मनी का। तो जर्मनी एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। यही सब थोड़ा सा अंतर है, कहीं राष्ट्रपति प्रधान है तो कहीं राष्ट्रपति का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जर्मनी में वही है, यहाँ पे राष्ट्रपति का कुछ वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे वैल्यू होता है चांसलर का। चांसलर सरकार का प्रधान होता है। याद होगा हिटलर के चैप्टर में हमने वहां पे पढ़ा था कि लास्ट में हिटलर क्या बना था? चांसलर ही तो बना था, जर्मनी का चांसलर ही बना था ना। उसके बाद फिर उसने जो अपना रंग रूप दिखाया, पूरा दुनिया ही त्राहिमाम हो गया। तो जर्मनी एक संसदीय व्यवस्था है, एक पॉइंट में ये याद रखिएगा। और दूसरा ये जिसमें राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। होता तो है राष्ट्रपति, लेकिन कोई खास उसकी वैल्यू होती नहीं है। वहां पे जो वैल्यूएबल आदमी है वो चांसलर होता है, जो सरकार का प्रधान होता है। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या कोई नरेंद्र मोदी बन सकता है क्या? नहीं, वो सरकार का प्रधान है, पावर उसी के पास है। ऐसे ही जर्मनी के अंदर चांसलर जो होता है वो सरकार का प्रधान होता है और पावर्स जो है वो उसी के हाथ में होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण, अगर हमारे भारत देश के अंदर संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ध्यान में रखिए कि हमारे भारत देश में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने का मुख्य कारण क्या है? तो 1919, याद रखिएगा, 1919 एवं 1935 1935 के अधिनियमों का अनुभव। ये जो दो अधिनियम है, दो जो हमारे संविधान के अंदर जो मुख्य बातें हैं, इन कारण से संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। दूसरा पॉइंट है संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी होता है। कह रहा है कि जो संसदीय कार्यपालिका के अंदर संसदात्मक व्यवस्था है, जो इनके काम करने का तरीका है, वो अपने जनता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कानून के प्रति, अपने संविधान के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे अपने देश के अंदर मौजूद समाज के लोगों की जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, उनके प्रति ये और उत्तरदायी होते हैं। हालांकि देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी लूप पॉइंट भी है, मतलब गलतियां हर जगह होती है, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें आती है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है कि कार्यपालिका भी सही तरीके से काम नहीं करती, कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट नेताओं के गुलाम हो जाते हैं। हालांकि ये चैप्टर से आउट का टॉपिक है, मतलब चैप्टर के अंदर तो हमें इन सब चीजों को नहीं पढ़ना है, लेकिन आप डेली लाइफ में, अपने रियल लाइफ में ये रियलाइज करोगे कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका के हाथ जो हैं वो विधायकों के, मतलब कि आप समझते हैं विधायिका, जिसमें संसद और विधायक दोनों आते हैं, इनके हाथ इनके सामने बंधे होते हैं, ये मजबूर होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है व्यक्तिगत पूजा का खतरा नहीं। एक ही व्यक्ति को सर्वोच्च माना जाए, एक ही व्यक्ति की पूजा की जाए, एक ही व्यक्ति को सुप्रीमो माना जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है, शक्ति का बंटवारा भी तो है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो शक्ति नहीं है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या किसी भी देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, शक्ति एक हाथ में समुचित नहीं किया गया है, उसे अलग अलग हाथों में बांटा गया है, जिसका नाम हम मंत्रिमंडल के रूप में जानते हैं। कि अलग अलग मंत्रियों का काम क्या है?
है, अलग अलग तरह के कार्यों को करना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही शिक्षा भी संभालेंगे, स्वास्थ्य भी संभालेंगे, सड़क भी संभालेंगे, टेलीफोन उलीफोन का बिल भी भर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सबका अलग अलग काम है, सबको शक्ति जो है वो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका अगला पॉइंट है कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण। कार्य, अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ये विधायिका जो है ना वो कार्यपालिका पे नियंत्रण करता है। ये हमारे देश की तो ये एक मतलब क्या बताऊं, ये बहुत बुरा समय है हमारे देश के लिए कि एक अनपढ़ नेता, अंगूठा छाप नेता विधायक बनके, मंत्री बनके हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर को अपनी उंगली पे नचाता है। ये इस देश का मतलब कहिए कि भविष्य खराब हो रहा है देश का हमारे हिसाब से। तो मैं यही कहता हूं कि नेता को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम भाई ग्रेजुएशन करके आओ, खासकर पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में ये पढ़ के आओ, समझ के आओ, हिस्ट्री को पढ़ के आओ। ये कोई भी नेता, और आजकल भागीदारी किसकी बढ़ रही है, मैं पिछले क्लास में कई सारे बच्चों को पढ़ाया है कि आजकल गुंडागर्दी का भागीदारी बढ़ रहा है, क्रिमिनल सब नेता बन रहे हैं, पैसे के दम पे माफिया लोगों को नेता बनाया जा रहा है। अब जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो बलात्कारी हैं, जो लूट खसोट मचाते हैं, उनको यदि आप विधायिका में लाओगे, सांसद बनाओगे, केंद्र में बिठाओगे, तो वो आपके साथ भी तो बलात्कार ही करेंगे। 5 साल तक आप उनके पैसे के चक्कर में, 500 की नोट के चक्कर में, दारू के चक्कर में, चिकन मुर्गा मटन के चक्कर में अपने मत को बेच देते हो, और वो 5 साल एक दिन के मतलब 500 रुपए लेके एक दिन में तो आपने अपना मत बेच दिया, और वो 5 साल तक आपके साथ अपराध करते रहते हैं, आपका खून चूसते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आईएएस आईपीएस जो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन पे इनका जो विधायक जो अंगूठा छाप सब जाते हैं, कोई भी लगभग नेता पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब हमारे देश में अगर आप 100 नेता को ले लो तो मैं गारंटी देता हूं 10 नेता पढ़ा लिखा होगा, 90 नेता अनपढ़ है, गवार है, उसे जिस मंत्रालय को उसको दिया गया उस मंत्रालय के बारे में उसको पता नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ साल पहले मैंने देखा, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में लालू यादव के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। भाई गजब, क्या बेइज्जती है यार। अब जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इंजेक्शन के दवाई, एक सर दर्द के दवाई के बारे में पता नहीं है, उसे तुम स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। अरे स्वास्थ्य मंत्री किसी अच्छे डॉक्टर को बनाओ जो स्वास्थ्य के बारे में जानता हो, शिक्षा मंत्री किसी पढ़े लिखे लोगों को बनाओ जो शिक्षा के महत्व को समझता हो, मुख्यमंत्री वैसे व्यक्ति को बनाओ जो पॉलिटिकल साइंस का ज्ञानी हो, जो समाज शास्त्र पढ़ा हो, जो अपने समाज को बेहतर बना सकता हो, कि किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को कुछ भी बना दिए। तो ऐसे में हमारे भारत देश का भविष्य कहां जाएगा। तो सही जगह जा रहा है, गर्त में था, गर्त में और जा रहा है। पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों के अंतराल का होता है, मतलब 5 वर्षों में हर एक बार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब कि डायरेक्टली जनता इन्हें वोट नहीं देती, संसद और दोनों संसदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। मतलब कि राज्य स्तर पर जो संसद चुने जाते हैं और केंद्र स्तर पर जो संसद चुने जाते हैं, इन दोनों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। ये सब हमने पहले के पॉइंट्स में भी, इससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था उससे मैं बताया था। इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग वगैरह लगाया जाता है, और महाभियोग ऐसे कोई नहीं जाके कहेगा कि भाई महाभियोग लग गया अब आप अपने पद से हट जाइए। महाभियोग लगाने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का ये देखना होगा कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, तब जाके राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के ऊपर आप महाभियोग जैसे चीजों को लगा के उनके पद से उनको हटा सकते हैं। हम अगले पॉइंट में बात करेंगे मंत्री परिषद का आकार। संविधान के 91 संविधान संशोधन द्वारा जब 91 बार संविधान संशोधन हुआ था तो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया। कितने मंत्री होंगे, कितनी उनकी संख्या होगी, ये बताया गया। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, 543 सीटें हैं हमारे केंद्र के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम केंद्र सरकार के सांसदों की बात कर ले तो 543 है। तो इस हिसाब से यदि हम मंत्रियों का चयन करते हैं, मंत्रिमंडल का चयन करते हैं, तो इसका 15% से ज्यादा मंत्री को हम नहीं रख सकते हैं।
कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों को 3 स्तर में विभाजित किया गया है। इनके कार्य करने की प्रणाली के आधार पर मंत्रियों को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों को 3 स्तर में जो बांटा गया उसमें पहला है कैबिनेट, जिसे हम मंत्रिमंडलीय मंत्री कहते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री, जो राज्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है उप मंत्री, जो मंत्री के अनुपस्थिति में किसी कार्य को करता है, उसे हम उप मंत्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सीएम की बात करें तो ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अब एक होता है डिप्टी सीएम, मतलब कि चीफ मिनिस्टर अगर नहीं रहेंगे, अगर किसी कार्य में बिजी है या किसी प्रकार के कामों में, मतलब तबीयत ही मान लो एग्जांपल के लिए खराब हो गया, तो वहां पे फिर ये जो दूसरे उप मुख्यमंत्री होते हैं या चीफ मिनिस्टर के बगल में जो रहते हैं, जिसको हम डिप्टी सीएम कहते हैं, ये सीएम के बदले कार्य को करेंगे। अब हम बात करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। यदि निम्न या लोकप्रिय सदन लोकसभा मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री या संसद में अविश्वास करे तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट्स को। पिछली बार ये फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या समझते हैं? यदि निम्न मतलब छोटा, मतलब जो नीचे वाला लोकप्रिय सदन है या फिर सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री या सदस्य में अविश्वास होता है तो उसे फिर क्या होता है? रिजाइन देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। और यदि वह त्याग पत्र नहीं देता है तो पूरे मंत्री परिषद को पद त्यागना पड़ता है, पूरा मंत्रिमंडल को ही वहां पे छोड़ना पड़ता है। इसे ही हम सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में जानते हैं। पॉइंट हमारा कहता है मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित कार्यों को देखेंगे। तो देखिए मंत्री परिषद के एकजुटता के सिद्धांत पर क्या होता है? यदि मंत्री परिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है, अगर मंत्री परिषद जितने भी होते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषदों का निर्माण होता है, वो यदि लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उनके साथ फिर क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, उनकी सरकार गिर जाती है। मंत्री परिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य और मजबूर होती है, इनको फिर अपने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो हमारा कहता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है वो देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है, और ये कहां होता है? अमेरिका में होता है, जहां पे राष्ट्रपति ही जो होता है वो देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही राष्ट्रपति का पद जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है। आप अमेरिका को ही देख लो ना, कितना पावरफुल वहां का प्रेसिडेंट का पावर होता है, जिसमें उदाहरण के लिए अमेरिका है, ब्राजील है, लैटिन है, अमेरिका के कई अन्य देशों में भी यह व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट ही सरकार और देश दोनों का सुप्रीमो होता है और उसके पास असीम पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ अगर बात कर लें संसदीय व्यवस्था, तो ये प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जैसे हमारे भारत देश में सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। राजा होता है तो संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा, और यदि राष्ट्रपति होता है तो डेमोक्रेटिकली रहता है। जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है, मतलब कोई खास वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होता है, रियल पावर किसके पास है? पीएम के पास है। और ये कौन कौन से देशों में है? तो भारत में है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है। जापान में मैंने आपको बताया था कि राजा प्रधान होता है, संवैधानिक राजतंत्र भी वहां पे है, और इंग्लैंड में भी होता है, पुर्तगाल और अन्य देशों में यह व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और नाम मात्र के लिए राजा और राष्ट्रपति को भी रखा जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अब ये इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। कहां है ये? फ्रांस में, रूस में, श्रीलंका में। यहाँ का प्रधानमंत्री तो होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन पावर किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, और प्रेसिडेंट ही जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। याद रखिएगा, जैसे कि रूस की अगर बात कर ले तो व्लादिमीर पुतिन वहां के प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीमो वही है, पावर उन्हीं के हाथ में है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का चयन किया है और वो नाम मात्र का होता है। इसे हम अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं।
पॉइंट हमारा कहता है भारत में संसदीय कार्यपालिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अपने देश के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं वो तो हमें विदेशों के बारे में ही पढ़ाता है। कभी अमेरिका के बारे में पढ़ाएगा, कभी फ्रांस के बारे में, कभी इटली के बारे में। तो कुछ जानकारी हमें अपने भारत देश के कार्यपालिका के बारे में भी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत बल देता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत बल देता है, जो कहां है, अमेरिका में है। इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। एक ही व्यक्ति को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हो जाता है और सारे लोग उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे, खासकर हमारे भारत देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात कर लो तो वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, मतलब मजबूत कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा को पर्याप्त अंकुश लगे। शक्तिशाली कार्यपालिका तो मांगते थे, चाहिए भी था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की पूजा वाला नहीं चाहिए था व्यवस्था की किसी एक व्यक्ति का पूजा होने लगे, सब उसी के आगे पीछे घूमने लगे, एक ही व्यक्ति का सर्व शक्तिमान बना दिया जाए। दूसरा पॉइंट इसी में है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति, जनता को जवाब देना होता है। जनता ही तो चुनती है विधायिका को, और विधायिका कार्यपालिका पे अंकुश लगा के रखता है, तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा, और नियंत्रित भी करता है। इसके लिए आप संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया है। हमारे यहाँ राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, और दोनों स्तर पर जो कार्यपालिका है वो काम करता है। इसलिए इन दोनों जगहों पे कार्यपालिका को एक्सेप्ट किया गया है। तीसरा है भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। पूरे देश के अंदर सरकार चलाने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति सरकार वरकार नहीं चलाते, क्योंकि सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है ना, तो प्रधानमंत्री सरकार चलाएगा। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। राज्यपाल प्रेसिडेंट के माध्यम से आते हैं, मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि के माध्यम से आते हैं, और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के चुने लोग होते हैं, और यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? कार्यपालिका बनाते हैं। तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान है, राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानूनों की असीम शक्तियां प्राप्त होती है, परंतु इन सभी शक्तियों का उपयोग वह मंत्री परिषद की सलाह पे कर सकता है। देखिए यहाँ पे समझने योग्य बातें हैं। हालांकि हमारे भारत देश के अंदर भी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वह किसके सलाह पे करेगा? मंत्री परिषद के सलाह पे। सारे मंत्रियों के साथ ही वह सलाह कर सकता है। अब ये मंत्री परिषद किसका आदमी है? प्रधानमंत्री का आदमी है। प्रधानमंत्री जो कहेगा वही करेगा। तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियां थोड़ी सी सीमित हो जाती है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की अगर बात कर लें, अगर एक्स्ट्रा पावर की बात कर लें, तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वो पूछ सकता है कि कौन सा मंत्री कौन सा काम कर रहा है, गलत काम कैसे हुआ। कार्यपालिका को छेद सकता है, कार्यपालिका से जवाब मांग सकता है, विधायिका से जवाब मांग सकता है, न्यायपालिका से जवाब मांग सकता है। ये सब विशेषाधिकार है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति के मुख्य विशेषाधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेषाधिकार को देख लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो है सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। सदनों में अगर कोई विचार उत्पन्न होता है और राष्ट्रपति को वो पसंद नहीं आया, तो कहेगा फिर से विचार किया जाएगा इस पे। दूसरा है वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। वीटो शक्ति, वीटो पावर का उपयोग करके क्या होगा कि संसद जिस भी प्रकार के कानून वगैरह बना रहा है उसमें विलंब कर देगा, निलंबित भी कर देगा, खत्म भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय वह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। चुनाव के बाद बहुत सारे सांसद होते हैं जिनको इच्छा होता है कि वो प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, देश के सरकार के प्रमुख बने, तो इस समय भी राष्ट्रपति जो है वो निर्णय ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए। हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। हमारे भारत देश के अंदर राष्ट्रपति पद है तो इसकी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले देखिए, संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। यदि अगर उनको बहुमत से सरकार नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो तो उनको हटाया जाएगा, उनके मंत्रिमंडल को हटाया जाएगा। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो अपने देश के नियमों को, कानूनों को बरकरार रखे, जिसका कार्यालय
स्थित हो, मतलब कि आप अस्थाई समझ लीजिए, वो एक अस्थाई कार्यकर्ता हो, कार्यकाल अस्थाई हो, तो आपको पता है कि देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके, इसलिए हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति की होनी बहुत जरूरी है। पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि किसी कारण से प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति भी कार्य कर सकते हैं। ये मैंने आपको भी बताया था कि अगर सीएम नहीं है तो डिप्टी सीएम काम करेंगे, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तीसरा पॉइंट है भारत का उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जो राष्ट्रपति के बाद काम करने के लिए चुने जाते हैं वो भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनके अनुपस्थिति में सेम कंडीशन उपराष्ट्रपति के साथ भी होता है और राष्ट्रपति अगर ना हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करता है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कि हमारे जो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। ये VVI पॉइंट रहेगा 5 नंबर के लिए प्रश्न, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुमत दल का नेता होता है, मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा मतदान प्राप्त होता है उस दल का नेता होता है। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य होता है। मंत्रालयों का मतलब शक्तियों का बंटवारा करना प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आता है। मंत्री परिषद जितने भी होते हैं उन सब पर नियंत्रण करता है। सरकार का केंद्रीय धुरी मतलब सरकार को बिल्कुल पूरे देश के लेवल पे लेके चलना ये प्रधानमंत्री का काम होता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना, अलग अलग विभागों में बैलेंस बना के चलना, ये भी प्रधानमंत्री का काम होता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का काम करना, पुल का काम करना। राष्ट्रपति और जितने भी सांसद होते हैं 543 इनके बीच में एक पुल का काम करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। मीडिया तक पहुंच होता है प्रधानमंत्री का, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री के नाम पे तो आज तक ऐसे पहुंचता है वहां पे इंटरव्यू लेने के लिए जैसे पता नहीं, ये उन्हीं के लिए बैठा रहता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है विदेश यात्राओं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र का नेतृत्व करना, यह भी एक प्रधानमंत्री का शक्ति के अंतर्गत आता है। मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, किसी भी मंत्री को अगर उसके पद से हटाना है तो यह भी कार्य जो है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता, एक राजनीतिक दल का बहुमत। अब देखिए राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि संपूर्ण रूप से अगर बहुमत प्राप्त न हो तो राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में नहीं आ पाता है और राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है। फिर मतलब अलग अलग गठबंधन में अलग अलग पार्टी मिलके क्या होता है सरकार का निर्माण करता है, पार्टियों का निर्माण करता है। अगर एक पार्टी को संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वो कई अलग अलग पार्टियों के साथ मिलके अपने सरकार का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे इसमें एक राजनीतिक दल का बहुमत क्या होता है। तो एक जैसे कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है तो ये एक ऐसी पार्टी है जिसको बहुत ज्यादा बहुमत प्राप्त है, ये किसी के साथ भी अपना जोर जबार करके सरकार नहीं बनाया है। तो वही बात है यहाँ पे, एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज आसान, निर्णय निर्माण में आसानी और मतभेद कम होता है। एक ही पार्टी की अगर सरकार हो ना तो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होता और अलग अलग पार्टियों ने मिलकर अगर सरकार बनाया है तो उसमें कई प्रकार के झोल झपाटा होता है, बात विवाद होता है, निर्णय लेने में दिक्कतें होती है। वही दूसरी तरफ है राजनीतिक दलों का गठबंधन। जब राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है तो अक्सर बहुमत की कमी से सरकार में मतलब निर्णय लेने में कठिनाई होती है, मतभेद होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और इसमें क्या होता है विकास नहीं हो पाता। इसलिए सही है नरेंद्र मोदी की सरकार है, एकल है, किस मतलब बहुमत से आया हुआ है, जो फैसला लेना है धड़ाधड़ फैसला लेते हैं और काम भी होता रहता है। कुछ अच्छे फैसले भी होते हैं, कुछ बुरे फैसले भी होते हैं। अब पॉइंट हमारा कहता है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है, ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। हेमंत सिंह के अनुसार राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है, बात सही भी है। राष्ट्रपति को तो इतना कोई, देखिए हमारे भारत देश में ही बात कर लीजिए तो देखिए कितना नरेंद्र मोदी 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 मोदी, प्रधानमंत्री का तो कोई ज्यादातर लोग नाम भी नहीं पता होता है। राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है, इसलिए लोग ज्यादातर प्रधानमंत्री को वैल्यू देते हैं। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को
सुझाता है। तो ये सारी बातें हैं प्रधानमंत्री की शक्ति और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, यदि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपके उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, पढ़ाई लिखाई का योग्यता तो आप बिल्कुल मत लिखिए कि मतलब कि आपको पहली दूसरी पढ़ा होना चाहिए, नहीं, ये सब नहीं है। हमारे भारत देश में मतलब ऐसा सिस्टम है कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री बन सकता है, बस वो 25 साल का हो जाए, 25 साल इस धरती पर कैसे भी जी ले, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनने योग्य हो जाता है। और बहुमत हो जाए, मतलब जनता का वोट मिल जाए। यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए समय वह संसद या किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। यह स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होता है। अब यहाँ पे दो बातें तो समझ लिया आपने कि 25 वर्ष का होना जरूरी है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ये 12th पास होना जरूरी नहीं है, आप हो सकते हैं। तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बहुमत होना चाहिए आपको, मतलब जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज इसमें कंडीशन लागू होता है, यदि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं किसी कारण से और आप कहीं के सांसद नहीं हैं, आप कहीं के मतलब सदस्य नहीं है किसी लोकसभा के, तो आपको प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर वह किसी न किसी अपने लोकसभा के जगह से आपको जीत के बहुमत प्राप्त करके आना होगा, नहीं तो आपको उस पद से इस्तीफा देना होगा। और ये मंत्रियों पर भी लागू होता है, जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं का सदस्य चुना होना जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रधानमंत्री की शक्तियों में आए हुए बदलाव। कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है, पहले से ज्यादा हो गई है। दूसरा है, राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, मतलब अपने राजनीतिक केंद्रीय मंडल से या फिर अपने नेताओं से राय विचार करने की प्रवृत्ति है, वो अब बढ़ गई है। तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। पहले जो प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार हुआ करते थे, विशेषाधिकार थे, उसे अब कम किया गया है। इसके अलावा सहयोगी दलों से बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनती है, चाहे वो एंटी पार्टी क्यों ना हो, विपक्ष में ही बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ परामर्श लेने के बाद ही अब किसी प्रकार के नीतियों का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट इसी में है, राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। तो देखिए, राज्यों में एक राज्यपाल होता है, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसका चयन देश के प्रेसिडेंट करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यही अब आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी चयन की जाती है। दूसरा है, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, जैसे कि इतनी देर से हम बात कर रहे थे कि सरकार का प्रधान, देश के सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही राज्य स्तर पर वहां के सरकार का प्रधान कौन होता है? वहां का मुख्यमंत्री होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार और संसदीय व्यवस्था में लागू किया जाता है, मतलब दोनों कंडीशन सेम है। जितनी भी बातें मैंने अभी तक केंद्र सरकार के बारे में पढ़ी है, सेम बातें राज्य सरकार के ऊपर भी लागू होता है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कहीं ना कहीं का विधायक होगा। अगर विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं से विधायक जीतना पड़ेगा। अपने राज्य के लिए उसे सारे पावर्स हैं, वो काम करेगा, अपने मंत्रियों का निर्माण करेगा। राज्यपाल जैसे एक देश के लिए, जैसे एक देश के अंदर प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति होता है, वैसे ही एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के सामने राज्यपाल होता है, जिसका नियुक्ति प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। देखिए, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मिशनरी, मतलब कि विशाल संगठन को सम्मिलित होता है, तभी तो जाके मिलकर एक ढांचा का निर्माण करता है, और इसे हम नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में जो पहला पॉइंट है, मतलब कि कार्यपालिका में जो पहला पॉइंट है, नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में, उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। करेंगे ही, मंत्री सब तो अंगूठा छाप होते हैं। तो ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर को वहां पे रखा जाता है ताकि वो जितने भी नियम कानून बना रहे हो उसमें उनकी मदद करे, उनको समझाए कि नीतियां बनाने में उन्हें किन किन चीजों को देखना है, तो वो वहां भी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मिशनरी मौजूद है। यह मिशनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही मतलब सिविल सेवा या फिर आईएएस आईपीएस ऑफिसर राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। वो इसी बात पे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो लाइन हुआ याद आ गया, सरकारें आएंगी जाएंगी, बस हमारा देश रहना चाहिए। क्या मजेदार व्यक्ति थे वो, क्या मतलब उनका मतलब एक गजब ही अलग ही तरीका था। वैसा नेता ना आज तक हुआ है। मोदी भी वैसे नहीं है। ठीक है, मोदी को मैं पसंद करता हूं, लेकिन अटल बिहारी वाली वाजपेयी किसी देश के नेता के अंतर्गत नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं। कितना अच्छा लाइन बोला उन्होंने, अपने संसद में खड़ा होकर बोला, सरकारी आएंगी जाएंगी,
लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, बात होगा, विवाद होगा, सब ठीक है, सब ओके है, लेकिन इसके बाद भी हमारा देश होना चाहिए। उनको अपने देश के प्रति लगाव था। और आजकल के नेता को अपने घर वालों से लगाव है, अपने गर्लफ्रेंड से लगाव है, अपने अगल वाली बगल वाली से लगाव है, अपने बाल बच्चों से लगाव है। सबका बैंक बैलेंस भर जाना चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में नेताओं की पत्नी के सहेलियों के अकाउंट भर जाते हैं, पत्नी की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे ये सब बातें, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी का यह जिम्मेदारी है कि नई सरकारों को अपनी नीति बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करे। जितने भी नए नियम बनेंगे जो जनता के लिए होगा, उसमें यही आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही काम करते हैं। यह अंगूठा छाप नेता सब जो हैं, जो बन जाते हैं अपने पैसे के दम पे या फिर अपने गुंडागर्दी के दम पे, इन्हें लिख लोढ़ा पर पत्थर है, इन्हें कुछ नहीं आता है। आईएएस आईपीएस के माध्यम से इनको नीति बनाना सिखाया जाता है और फिर उसे यही आईएएस आईपीएस ऑफिसर नौकरशाही के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से जमीनी स्तर पर लागू भी किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। नौकरशाही मतलब आईएएस आईपीएस के रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको चुना कैसे जाता है। तो नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों में तकनीकी के माध्यम से इन लोगों का चुनाव होता है, जिसमें सबसे बीबीआई पॉइंट आपको पढ़ना है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार के लिए क्रमिकों की नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित करता है। ये जितने भी आईएएस आईपीएस का एग्जाम वगैरह होता है ना, ये सब लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होता है। और ये केंद्र सरकार के क्रमिक मतलब केंद्र सरकार के अंतर आने वाले कर्मचारियों के लिए परीक्षा वगैरह, इनकी नियुक्ति वगैरह देखता है। यह आयोग केंद्र सरकार को नियुक्ति प्रणाली से संबंधित मामलों में सलाह देता है। यह आयोग संघ सरकार में प्रत्यक्षता अथवा पदोन्नति के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के संबंध में भी सरकार को सलाह देता है। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहां करना है, ये सारी जानकारियां देने का काम यही करता है। सिविल सेवाओं का भी वर्गीकरण किया गया है, मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अखिल भारतीय सेवा, जिसको हम प्रशासनिक मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। दूसरा है केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क। ये भी एक सिविल सेवा के अंदर ऑफिसर्स ही होते हैं जो केंद्रीय सेवा मतलब केंद्र के अंदर काम करते हैं या फिर बाहर, भारत के बाहर जाते हैं डेलीगेट के रूप में। और सीमा शुल्क के बारे में, ये सारी चीजें भारतीय मतलब भारत के जो बॉर्डर पे जो टैक्स वगैरह वसूले जाते हैं, ये भी सिविल सेवा के द्वारा ही चुने गए लोगों के माध्यम से होता है। तीसरा है प्रांतीय सेवा, मतलब जो आप हम लोग जानते हैं, जो मुख्य रूप से हम लोगों के जीवन में बीतता है, जैसे एक कलेक्टर हो गया, एक एसपी हो गया, ये सब अधिकारी जो है वो प्रांतीय सेवा में आते हैं, जिसे हम आईएएस कहते हैं, जिसे हम भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस भी कहते हैं। तो आईएएस आईपीएस जो एक जिले के अंदर काम करता है, महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पे कलेक्टर भी कहते हैं उसको, ये एक जिले का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। और ये सब किसके अंदर आता है, प्रांतीय सेवाएं, जिसे हम डिप्टी कलेक्टर वगैरह कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है पॉकेट वीटो क्या है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता, कोई भी विधायक किसी प्रकार के नियम कानून को पारित करवाने की कोशिश करने के लास्ट स्टेज में आता है और जब राष्ट्रपति उसकी अनुशंसा करते हैं और उस समय अगर राष्ट्रपति को वो चीजें पसंद नहीं आए तो वो उसे निरस्त कर देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। किस पावर से, पॉकेट वीटो के पावर से। और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है। इस स्थिति में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 1956 में जो बिल आया, भारतीय डाक बिल 1994 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसे वीटो का प्रयोग किया था और इसे रोक दिया था। तो ये सारी चीजें थी जो आपको कार्यपालिका में पढ़ना था। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। बुक का नाम है, चैप्टर 4 है कार्यपालिका। यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, आपको ये आगे तक काम आएगा, आपके कॉलेज लाइफ तक ही आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर 4 यहाँ पे समाप्त हो गया है। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।